The topic name is Wheatstone Bridge. कोई बच्चा मेरे को indicate करे by raising the right hand if you have already done this in your class. Have you covered it? अगर yes तो raise your hand. Please. Okay. तो Wheatstone Bridge है बेटे, और ये कैपेसिटर्स का भी हो सकता है, रेजिस्टर्स का भी हो सकता है, इंडक्टर्स का, लेकिन हमारे सिलेबस में आगे ऑफ कैपेसिटर्स सर ये ऐसी क्लास आगे ओके ऑफ रेजिस्टर्स। आगे जब हायर क्लासेस जाओगे आप तो आपको कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स का भी पढ़ना पड़ेगा। शाबाश, राइट ऑन द हेडिंग मेडिकल स्टूडेंट्स वेरी लेट। Wheatstone Bridge of resistors। मेडिकल के सेक्शन में भी करवा दिया आपको ये। इफ यस प्लीज रेज योर हैंड, अगर क्लास में कर दिया ले आपने। ओके, तो इसलिए मैं, क्योंकि आप लोगों ने क्लास में कर लिया, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। डाउन बेटे डाउन, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के हम आगे बढ़ सके असाइनमेंट। योर अटेंशन, लुक हियर बेटे, मैंने इस वक्त आपके पास 4 रेजिस्टर्स दिखाए और इस रेजिस्टर नेटवर्क में इधर से करंट एंटर कर रहा है और इधर से करंट निकल रहा है। लेकिन खास बात है, तो इस 4 रेजिस्टर्स में बाकी के 2 कॉर्नर्स बच गए। ये वाला व्हाइट वाला पोर्शन जो पॉइंट, उसके ऊपर टीचर ने एक सेंट्रल रेजिस्टर भी लगा दिया, आर सेंट्रल। और बाउंड्री रेजिस्टर्स को टीचर कह रहा है, मैं इसको क्लॉकवाइज दिखा रहा हूं, R1 R2 R3 4। प्रेजेंट सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि इसी साइंटिस्ट ने पहली बार बना के दिखाया व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बात याद रहे, बच्चे पेपर में मेरे को सालों साल हो गए पढ़ाते हुए, और मैं सीबीएसई के पेपर कई साल तक चेक करे, 8.5 साल 8 साल ऐसे चेक करे, 8-9 साल। तो वहां पर बच्चे व्हीटस्टोन ब्रिज की इस नेटवर्क से गलती कर लेते हैं। कितने ही बच्चे, थक गया मैं चेक करते करते, वो इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लेते हैं जो मैं अभी बना रहा हूं। वो इसको भी व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लेते हैं जो मैं अभी बना रहा हूं। याद रहे, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि सेंट्रल रेजिस्टर वहां लगना चाहिए जहां से ना करंट एंटर कर रहा हो ना ही करंट निकल रहा हो। उसके बिना जो 2 टर्मिनल्स है वहां पर सेंट्रल रेजिस्टर लगा होना चाहिए। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये नहीं। पहली बात, ये प्रिकॉशन। सेकंड, इस साइंटिस्ट ने बोला अगर तो मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तब तो उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इजी टू सॉल्व। और अगर आपका बैलेंस्ड नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड। और ये क्या है? नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, तब आपने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय किरचॉफ लॉज। मैंने आपको दोनों लॉज करा दिए, फर्स्ट और सेकंड। अब उसको बोला जी ये बात आपकी समझ तो आ गई, लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। तब और उसके बाद इजी टू सॉल्व, ये कैसे कुछ आगे तो बात करो, ये तो आपने हिंट दे दिया। तब वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो। बोलते हैं कि जो बाउंड्री रेजिस्टर्स है ना, योर अटेंशन, ध्यान से, उस बाउंड्री रेजिस्टर्स में ऐसे 2 रेजिस्टर छांट के बताओ जो आपस में कनेक्टेड है लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, इनडायरेक्टली हो। तो किसी बच्चे ने बोला सर इस पूरे सर्किट में ना R1 और R3 दोनों सर्किट का पार्ट तो है,
कहीं ना कहीं से लिंक्ड है, लेकिन R1 का कोई भी किनारा R3 के कोई भी किनारे से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए R1 और R3 आपस में लिंक्ड तो है पर इनडायरेक्ट। टीचर ने बोला सही बताया बच्चे, R1 और R3 सही बताया। ऐसे ही बाउंड्री रेजिस्टर्स में एक पेयर और बनेगा जो डायरेक्टली कनेक्टेड रेजिस्टर्स का नहीं होएगा। बच्चा कहता है सर R4 और R2, 2 और 4, बस टीचर ने कहा बहुत अच्छी बात। बाउंड्री रेजिस्टर्स में दो दो रेजिस्टर्स के पेयर बना लो जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, फिर इधर से उनकी मल्टीप्लाइकेशन कर दो, इधर से उनकी। अगर यहां पर देखो टीचर इफ लिख रहा है, इफ अगर इनकी मल्टीप्लाइकेशन बराबर हो तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तब व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, फिर ये बैलेंस। और वेरी सिंपल, अगर इक्वल की बजाय अनइक्वल आ जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वो अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। बहुत इजी। कुछ टीचर इसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं, PQRS, फिर वो रेशो वगैरह बना के बताते हैं, बात वही है। उसी चीज को मैंने ये एक्सपीरियंस करा सालों साल पढ़ा के कि मल्टीप्लाइकेशन वाला मेथड में बच्चे कम गलती करते। बस कौन से दो रजिस्टर्स होने चाहिए, जो बाउंड्री रजिस्टर्स हो और आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ना हो, और ये भी दोनों बाउंड्री रजिस्टर्स हैं, आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, R2 और R। इसी चीज को टीचर क्या बताते हैं कई बार, वो कहते हैं R1 इधर रखो, R2 को नीचे लेकर आओ, और ये जो R3 है इसको इधर ले जाओ। वो उसको ऐसे बता देते हैं बस क्लास टीचर्स, रेशो वो PQRS से बता देते हैं, बात वही है। लेकिन आई फील के इस तरह से बताने से बच्चा गलती कम करता है। अब रही बात, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तब क्या होता है, इधर बात करते हैं। अनबैलेंस तो उसने बोल ही दिया कि किरचॉफ लॉ से सॉल्व होएगा। अगर बैलेंस्ड हो उसका मतलब क्या होता है, और वो क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर देगा। योर अटेंशन, टीचर कह रहा है अगर आपका ब्रिज बैलेंस्ड होगा तब ये जो पॉइंट है, टॉप पॉइंट T और बॉटम पॉइंट B, T और B पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं। अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो ये देखा जाता है देन पोटेंशियल ऑफ टॉप पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बॉटम पॉइंट। और आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिसिटी का एक नियम है, इट ऑलवेज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। इसीलिए इसको करंट का नाम दिया है। जैसे पानी का नियम है, पानी की धारा का, हायर हाइट से लोअर हाइट, ऐसे बिजली की धारा का नियम है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। क्योंकि इन दोनों के बीच में सेंट्रल रेजिस्टर लगा हुआ है और दोनों ही पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, तो ना तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, ना ही करंट इधर से इधर। क्यों? करंट का पक्का नियम है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ना तो T हायर पर है ना तो B हायर पर है, ये तो बराबर आ गया। तो आप कहेंगे देन नो करंट फ्लोज थ्रू सेंट्रल रजिस्टर RC। और अब रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर का काम होता है करंट के रास्ते में रुकावट बनना, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। आप समझ लो, मान लीजिए एक नदी हो और उसमें मैंने बड़ा सा पत्थर रख दिया कि जब पानी आएगा तो ये मेरा पत्थर उस नदी की धारा में अटक का काम करेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये पत्थर यूजलेस है। क्यों? क्योंकि उस नदी के अंदर पानी ही नहीं आ रहा। जिस चीज में उसने अटक लगाना था वो पानी, वही चीज नहीं आ रही, पानी की धारा आई नहीं। इसका मतलब ये जो स्टोन रखा है या नहीं रखा मीनिंगलेस हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। जब इस वायर में सेंट्रल रजिस्टर में करंट फ्लो ही नहीं करेगा
तो करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन करने वाला सेंट्रल रेजिस्टर इज एज गुड एज नो रेजिस्टर। जो चीज में वो अटक लगाना चाहता है, ऑब्स्ट्रक्शन करना चाहता है, वो चीज आ ही नहीं रही, करंट ही नहीं आ रहा। इसका मतलब RC, although it appears to be connected in the circuit, but it is as good as not connected। जिस चीज में उसने अटक लगाना है बिजली के करंट में, वो आ ही नहीं रही उस सर्किट में। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टी और बी का पोटेंशियल सेम पाया गया जब ब्रिज बैलेंस होता है। और अगर ये लगा ही नहीं है तो इस व्हाइट वाले रेजिस्टर को, सेंट्रल को पकड़ो, थ्रो इट अवे, उसको फेंक दिया हमने, तो बाकी का सर्किट बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये पूरा सर्किट में व्हाइट वाला पोर्शन निकाल दो, चारों बाउंड्री येलो वाले रह जाएंगे बस। फिर R1 और R2 सीरीज में, R1 और R2 सीरीज में, R4 और R3 भी सीरीज में, R4 R3 सीरीज में, और नीचे वाली ब्रांच ऊपर वाली ब्रांच के आपस में पैरेलल में, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल में आ जाए, आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसीलिए टीचर ने बोला अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो आसानी से पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर के में रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। अगर बैलेंस्ड है तब बड़ी आसानी से बस बीच वाले रेजिस्टर को निकाल के फेंक दो। अगर ऐसा ना हो, इक्वल की बजाय अनइक्वल आ जाए, तब भी ए और के में रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, लेकिन किरचॉफ लॉ लगाने पड़ेंगे लंबे चौड़े। समझ आ गया? तो बैलेंस का समझाया। अब यहां पर इंटेलिजेंट बच्चा मेरे को एक क्वेश्चन कर सकता है, वो कह सकता है सर आपने समझा दिया, नहीं लगा हुआ, सब हमें पता लग गया, लेकिन जो एक बात आप कर रहे हो ना कि इन दोनों रेजिस्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों रेजिस्टर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होने पर ये और ये दोनों का पोटेंशियल बराबर होएगा, टी पॉइंट और पी पॉइंट का, टॉप पॉइंट का और बॉटम का। ये नहीं हमें समझ आया इसका कारण क्या है। और ये हम मान लेते हैं कि जब ये पोटेंशियल बराबर होएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये आपका बात सही। लेकिन ये बराबर क्यों होंगे? या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इसके बीच में से करंट अगर जीरो है तो इनका दोनों का पोटेंशियल सेम होएगा, ये नहीं हमें समझ आया। कारण इसका क्या है? आपकी बात समझ आ गई, उसके रूट काज पीछे क्या है ये नहीं समझ आया। यानी कि बच्चा इनडायरेक्टली टीचर से व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज का प्रूफ मांग रहा है, टीचर से प्रूफ। वो प्रूफ आपको कराना पड़ेगा। अगर आपको क्लास में वो करा दिया प्रूफ, तब तो मैं छोड़ दूं, अगर नहीं कराया तो मैं करा दूं। बोलो जल्दी बता, क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ करवा दिया आपको कि नहीं कराया? अगर करा दिया तो रेज योर हैंड। तो ये करवा दिया है मेडिकल में, नॉन मेडिकल में नहीं कराया? बेटे सेम टीचर है कि अलग अलग टीचर है? सेम टीचर है या अलग अलग टीचर है फिजिक्स के? इतना तो बताओ। हाँ तो नॉन मेडिकल को भी करवा दिया, तो ठीक है फिर। तो मैं उसका प्रूफ नहीं करवा रहा, प्रूफ नहीं, ठीक है? लेकिन वो प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट, लिख लो कहीं ना कहीं कॉपियों पे। प्रूव दी व्हीटस्टोन ब्रिज, शाबाश, क्वेश्चन लिख लो। प्रूव दी व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। प्रूव दी व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ। प्रूव दी व्हीटस्टोन, बैलेंसिंग ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज लिखना था बेटे। प्रूव दी बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉस। याद रहे बेटे, ध्यान से सुनो, आपको बुक्स में इसके दो प्रूफ मिलेंगे।
एक प्रूफ मिलेगा विदाउट किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉज को वो यूज नहीं करेगा। दूसरा प्रूफ मिलेगा वो किरचॉफ लॉज को यूज करेगा। दोनों में से आपने ये वाला करना है। पेपर में अब ऐसे पूछ सकता है प्रूव दी बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बस यहां तक पूछ सकता है। पेपर में पूरा क्वेश्चन भी लिख सकता है, लेकिन कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा प्रूव दी व्हीटस्टोन ब्रिज विदाउट यूजिंग, यहां विदाउट वर्ड कभी नहीं लगाएगा। या प्रूव दी व्हीटस्टोन ब्रिज विदाउट यूजिंग किरचॉफ लॉ, ऐसे नहीं पूछेगा। क्या तो आप क्या करो, दोनों प्रूफों में से किरचॉफ लॉ के साथ वाला याद कर लो पेपर, ताकि क्वेश्चन चाहे पूरा आ जाए चाहे आधा आ जाए, आपकी बात बन जाए। ठीक है। और टीचर क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम, क्योंकि ये आपको क्लास में करा दिया तो आप इसको योर सेल्फ करो, योर सेल्फ। अब हम इसको न्यूमेरिकल करते हैं असाइनमेंट। सभी बच्चे असाइनमेंट निकालो। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 क्वेश्चन निकालो जल्दी से, शाबाश। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 देखो। लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का देखो बेटे, उसने बोला है यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये वाला रजिस्टर है 10 ओम। नहीं है, ओहो ये तो बच्चों के पास है, मेडिकल वालों के पास है तो है सर, पर टोटल क्वेश्चन 21 है। 21 है इसमें, ओके चलो 22 में अपनी तरफ से लिखता हूँ, अब मैंने बना ही दिया थोड़ा फिगर। देखो क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चे देख लो, ये 10 ओम है बेटे, और यहाँ पर उसने बनाया 20 ओम, और यहाँ पर बनाया उसने बेटे 30 ओम। ठीक है, ऐसे उसने बता दिया। फिर हमें वो बोलता है, ध्यान से सुनना, फिर हमें बोलता है कि 10 एम्पियर में से 10 ओम्स के रेजिस्टर में से करंट कितना निकलेगा, करंट थ्रू 10 ओम कितना आएगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, और आप देखो ये जंक्शन तो दिख ही रहा है यहाँ पर, लेकिन उसने हमें कुछ और भी दिया हुआ है। ध्यान से सुनो क्या दिया हुआ है। वो कहता है हमें कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये +10 वोल्ट के ऊपर है, और ये जो पॉइंट है ना, ये +7 वोल्ट के ऊपर है, और ये जो पॉइंट है ये +5 वोल्ट के ऊपर है, और जो जंक्शन है वो कहता है वो 0 वोल्ट के ऊपर, 0 वोल्ट। ठीक है, तो कोई बच्चा मेरे को बता सकेगा हाउ मच विल बी द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस? कोई बच्चा मेरे से आइडिया शेयर करेगा बेटे, हाउ विल यू सॉल्व इट? आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मेरे को आइडिया शेयर करोगे। शाबाश, हियरिंग स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द माइक। मेडिकल, नॉन मेडिकल नहीं बन रही बात, तो आप ध्यान से सुनो। सुनो बच्चे, आपको कहना चाहिए था सर आपको ये पता है कि ये 20 ओम है, और ये 7 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट है। आपको कहना चाहिए सर, अगर आप इस पॉइंट को टी पॉइंट बोल देते हो, ध्यान से सुनो, टी पॉइंट, और ये जंक्शन वाले को जे पॉइंट, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। मैंने कहा भाई कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टी एंड जे? आप कहोगे सर हायर पोटेंशियल में से लोअर माइनस कर दो, यानी पोटेंशियल ऑफ टी माइनस पोटेंशियल ऑफ जे, मतलब 7 वोल्ट माइनस 0 वोल्ट मतलब 7 वोल्ट।
आप कहोगे सर ये जो 7 वोल्ट है ना, इसने 20 ओम के बीच में से करंट निकाला, इस रजिस्टर को आप R1 कह दो। मैंने कहा ठीक है सर, ओम्स लॉ लगाओ, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन T एंड J इज इक्वल टू I1 R1। तो यहां आप 7 वोल्ट को पुट कर दो, डिस्टेंस आपको पता ही है, I1 आप निकालो। मैंने कहा कितना आ गया आई, आपने बोला सर 7/20। मैंने कहा बेटे 7/20 तो ठीक है, लेकिन ये करंट किधर को आप लोगे सर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इधर को ले लो आप I1। ठीक है, दूसरी बात, योर अटेंशन, दूसरी बात, फिर आप कहोगे सर जो ये दूसरा रजिस्टर है ना, ये देखो ये वाले पॉइंट को आप बॉटम पॉइंट कह दो, उसको टॉप पॉइंट बोलो, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मैंने कहा बेटे यू मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी पॉइंट एंड जे पॉइंट। यस, आप कहोगे सर पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ जे, बी का कितना 5 वोल्ट, जे का कितना 0, तो डिफरेंस कितना आ गया 5 वोल्ट। फिर आप कहोगे सर जिस जगह पर आपने अभी 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला ना, वहां 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ओम्स लॉ लगाओ यहां पर। मैंने कहा ओके बेटे, ओम्स लॉ लगा देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड जे इज इक्वल टू I2 R2। 30 ओम को आपने R2 बोल दिया और इसकी करंट को बोल दिया I2। तो आपने बोला सर डाटा पुट कर दो, 5 I2 करंट कितना 30, चलो तो आपने बोला सर I2 आ गया आपका 5/30 यानी कि 1/6 एम्पियर, जैसे इधर निकाला था। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर ये दोनों जो करंट है ना, ये दोनों इनकमिंग करंट जंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, तो आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू इनकमिंग करंट। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ लगा दो आप, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, बस इस तरह से आपका निकल जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, उसने उसको ये वैल्यूज नहीं देनी चाहिए थी न्यूमेरिकल में, क्योंकि अगर वो वैल्यू दे देता है फिर तो इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, फिर से करंट अंदर को चला जाएगा। तो सारे पॉइंटों में जंक्शन में अंदर को तो करंट हो ही नहीं सकता, तो न्यूमेरिकल में ये वाला पोर्शन यहां से साफ कर दो बेटे। ठीक है, ये वाली वैल्यू साफ कर दो, तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्यों, किरचॉफ जंक्शन लॉ यही तो बताता है। इसका मतलब I1 कितना आ गया हमारा, पहले ही निकाल दिया, I2 कितना आ गया ये भी निकाल दिया। तो इस करंट को अगर हम I आउट बोल दें तो I आउट को निकाल सकते हैं हम, I आउट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दो, बस आंसर आ जाए। ओके, शाबाश। एक करेक्शन करिए टीचर में, ये 10 वोल्ट को इरेज कर दो, आपको भी करनी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 1 में 1 का इसका क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रही है असाइनमेंट, 1 का मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 से। शाबाश, क्वेश्चन 2 पे देखो, इस पे टीचर ने क्या बोला है, आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं पी क्यू आर एस और उनकी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, पी क्यू आर एस उनकी वैल्यूज दे रखी है, नोट कर लो सभी बच्चे। ये पी है, ये क्यू हो गया, ठीक है, और ये आर हो गया बेटे, और ये एस हो गया। अब इसमें इनकी वैल्यूज दे रखी है, 4 ओम, 10 ओम, 20 ओम और ये है तुम्हारा 200 ओम, ऐसे है। और इधर से करंट आया, इधर से निकल गया,
और यहाँ पर जो ए ऑप्शन है थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रखी है उसमें, ए ऑप्शन में यहाँ डायरेक्टली ओम लिख रखा है, तो आप इस ओम के आगे ये लिख लो 200/3 ए ऑप्शन में। अब वो कहता है कि हमें इस ब्रिज को बैलेंस करना है, इस ब्रिज को बैलेंस करना है, बैलेंस। इसका मतलब ये पहले बैलेंस नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। बैलेंस के लिए क्या सिखाया था टीचर ने, इन दोनों रजिस्टरों की मल्टीप्लाइकेशन शुड बी इक्वल टू ये येलो वाले रजिस्टर्स की मल्टीप्लाइकेशन के बराबर होना चाहिए। तो येलो वाले की मल्टीप्लाइकेशन तो बहुत ज्यादा है भाई, देखो ध्यान से, ये तो हो गया 200 इंटू 10, और ये टिक वाले रजिस्टर्स की मल्टीप्लाइकेशन कम है, ये कितना हो गया 4 इंटू 20, ये तो अनइक्वल हो गया। अनइक्वल हो गया तो ये अनबैलेंस्ड है ही है। हमने अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड बनाना है, अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड। अब मेरे को बताओ कि चारों क्वेश्चंस में से आपका कौन सा सही है। ए ऑप्शन में यहाँ ये मिस प्रिंटिंग था, ठीक कर लो। बी ऑप्शन में भी यही वाली चीज मिस प्रिंटिंग है, ठीक कर लो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, सी बिल्कुल सही है, और डी ऑप्शन में ऐसे कर लो 10/3 ओम, मिस प्रिंटिंग, ठीक कर लो। अब मेरे को बताओ भाई कौन से क्वेश्चन इसमें इसका आंसर सही। शाबाश, बैलेंस बनाना चाहते हैं, ये चीज इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए। व्हाट इज द ऑप्शन, एनीबॉडी? एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दे भी दिया, बहुत ही बढ़िया, वही प्रेज करनी पड़ेगी। मेडिकल स्टूडेंट, सही है बेटे आपका, सही है शाबाश। मेडिकल स्टूडेंट ने एकदम से मेरे को इसका जवाब दे दिया, और ये सही है। इन जानते हो इन बच्चों ने क्या बोला, इन बच्चों ने बोला सर ये जो 200 ओम है ना, उसके पैरेलल में आप इतना रेजिस्टेंस ऐड कर दो, पैरेलल में ना, यस, इतना रेजिस्टेंस ऐड कर दो, यानी वो ए ऑप्शन को बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इसको पैरेलल में अगर ऐड करोगे यहाँ पर, तो ये तो ऐसे बन जाएगा, फिर एक्स रेजिस्टेंस हो गया 200 ओम, उसके पैरेलल में आप कह रहे हो 200/3 ओम। तो जब आप ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक रेजिस्टर निकालोगे, ए से बी तक, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर लगा लो फिर आप आर ए बी। तो जब मैंने आर ए बी लगाया तो दो रेजिस्टर पैरेलल में हो, पता है ना आपको दो रेजिस्टर में कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम, तो इनकी प्रोडक्ट कर दी। ये लो, सिर्फ दो में ही लग सकता है ये फार्मूला, तीन में नहीं लगेगा, और नीचे आ गया सम। एक बच्चा कहता है सर मेरे को तो वो आता है, वो 1/R1 1/R2 वाला, वैसे कर लो चाहे, आंसर सेम ही आएगा। तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये बन गया बेटे, नीचे से देखो 200 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बन गया ये 4/3, ठीक है। तो ये 200 कट, 3 भी कट, ये बन गया आपका 50 ओम बन गया। तो बच्चा कहता है सर आपका अगर ये 50 ओम बन जाएगा ना, तो आप इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बन जाएगा 500 ओम, जबकि इधर तो अभी बनता है हमारा ना 5 ओम आएगा, सॉरी 5 ओम आएगा। अच्छा, इनकी वैल्यूज चेंज होगी डायग्राम की। मेरे वाले में डायग्राम नहीं दे रखा था इन्होंने, चलो कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ आ गया कि कैसे, ठीक है। तो मैं अपने क्वेश्चन में समझा देता हूँ। मेरे क्वेश्चन में अगर मैं इसका आंसर आ गया 50 और इधर 10, तो 50 इंटू 10 500 ओम आ गया ना। तो मेरे क्वेश्चन में
ये 4 इंटू ये देखो, ये तो बनते हैं सिर्फ 80, मेरे को बनाना था 500, तो आप ये समझ लो, और ये समझ लो 20, यहां पर आप समझ लो बेटे 25 ओम है, ठीक है। तो अगर 25 ओम शुरू में लेते तो यहाँ 25 आता, तो अनबैलेंस तो तब भी रहता। तो अब हमारा 25 लगाने पर यह भी 500 बन जाएगा। यानी आपको मेथड हो गया, आपको सीरीज और पैरेलल निकाल के सब कुछ करते हुए अल्टीमेटली आपने क्या चीज बनानी है, अल्टीमेटली आपने वही चीज जो टीचर ने अभी अभी सिखाई, कौन सी, R1 और R3 की मल्टीप्लाइकेशन, R1 और R3 की मल्टीप्लाइकेशन R2 और R4 की मल्टीप्लाइकेशन के बराबर बननी चाहिए, तभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगी। और अगर ये बैलेंस हो गया तब आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बस उसी के मुताबिक आपने लगाना है, फिर सेंट्रल रेजिस्टेंस को निकाल के फेंक सकते हो। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर जाएंगे 20th क्वेश्चन पे। सभी बच्चे 21st क्वेश्चन पे आ जाओ। 21st है आपके असाइनमेंट पे, 21st है ना बेटे, अगर है तो रेज योर हैंड। ओके, 21st क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये क्या बनता है 21st, शाबाश, एक बार रीड करो सभी बच्चे। तो जानबूझकर मैं ऐसे कोई किधर से कराता हूँ, कोई किधर से, ताकि आपको दोनों का टच मिल जाए, व्हीटस्टोन ब्रिज का भी और किरचॉफ लॉ का। इसको इसने 12 ओम बताया एम्पियर। कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है? देखें, एनीबॉडी हु कैन आंसर इट। अगर आप, हाँ, मेडिकल का बच्चा एक बता रहा है, उसने फिंगर्स खड़ी कर दी हैं सेंट्रल बेंच में, फर्स्ट बेंच पे, सेंट्रल लाइन में फर्स्ट बेंच पे एक बच्चे ने मेरे को आंसर बता दिया इसका। और कोई बच्चा? अगर आपका थर्ड ऑप्शन है तो 3 फिंगर बताओ, फोर्थ ऑप्शन है तो 4, फर्स्ट ऑप्शन है तो 1। शाबाश शाबाश। सेंट्रल लाइन मेडिकल बच्चे, साइड वाली लाइन ने बता दिया मेरे को, मेडिकल के बच्चों ने, बहुत अच्छे। नॉन मेडिकल के बच्चे बताओ आंसर। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बता दूं, ये 12 एम्पियर है बेटे, और यहां से ऐसे करंट दिखाया है इसने, 3 एम्पियर इस कॉर्नर से एंटर कर रहा है, और यहाँ काफी सारे जंक्शन बने हुए हैं। 5 एम्पियर इधर से एंटर कर रहा है, 8 एम्पियर नीचे को दिखाया हुआ है, और ये भी करंट नीचे है, और ये करंट की वैल्यू नहीं दे रखी, और आई करंट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। किरचॉफ जंक्शन लॉ से सॉल्व होगा ये, किरचॉफ जंक्शन लॉ से। नॉन मेडिकल ने आंसर नहीं बताया, मेडिकल के बच्चे सारे बता चुके हैं। हाँ बेटे, अच्छे से पता लग गया मेरे, सारी क्लास का एक ही आंसर है मेडिकल में, आई गॉट इट। नॉन मेडिकल कोई एक बच्चा तो बताओ, कोई एक बच्चा। तो अब देखते हैं मेडिकल के बच्चों को सही आया कि नहीं। उन्होंने जब यहाँ किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाया होगा तो बच्चों ने देखा, सर देखो 12 एम्पियर एंटर कर रहा है ना, तो आउट गोइंग कौन से हैं, 8 एम्पियर और I1। तो I1 और 8 एम्पियर का टोटल 12 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि किरचॉफ करंट लॉ बोलता है एट ए जंक्शन ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट्स। तो 12 इज इक्वल टू 8 प्लस I1, तो आसानी से I1 कितना आ गया, 4 एम्पियर। ओके, अब यहाँ पर 4 ले लेते हैं। अब जंक्शन हम J1 को तो सॉल्व कर दिया, जंक्शन J2 पे आ जाओ। जंक्शन J2 पे बच्चा बोलेगा, सर इस जंक्शन J2 में 4 एम्पियर इधर से जा रहा है, एंटर कर रहा है, और 3 इधर से, तो 2 करंट एंटर कर रहे हैं, 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर। तो मैं कहूंगा बेटे आउट गोइंग, सर आउट गोइंग सिर्फ एक ही है I2, तो आउट गोइंग उसके बराबर होना चाहिए, तभी किरचॉफ जंक्शन लॉ लगेगा। तो बच्चा कहेगा सर 4 प्लस 3 I2 आपका 7 एम्पियर आ गया बिना डाउट के।
मैंने कहा ठीक है बेटे 7 एम्पियर लिख ले। अब बच्चा कहता है सर आप जंक्शन नंबर J3 पे भी आ जाओ। J3 में आपके पास दो करंट एंटर करते हैं, 5 एम्पियर और 8 एम्पियर। तो आउटगोइंग करंट इसके टोटल के बराबर होना चाहिए। इस करंट को हम बोल देते हैं I3 बोल देते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर 8 एम्पियर इनकमिंग है, 5 एम्पियर इनकमिंग है, तो जंक्शन J3 के ऊपर I3 आउटगोइंग है। तो आप कहोगे सर I3 बिना सोचे समझे 13 एम्पियर हो गया। बिल्कुल सही। आप बच्चा बोलेगा J4 जंक्शन पे आ जाओ सर। बच्चा कहेगा सर J4 जंक्शन के ऊपर, आप गौर से देखो तो I2 और I3 जो आपने ग्रीन कलर में कर दिए बॉक्स, ये दोनों इनकमिंग है और अकेला जो आपने पूछा हुआ I वो आउटगोइंग है। तो इसका मतलब जंक्शन 4 पे I आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग, यानी I2 प्लस I3। I2 उसने निकाल दिया 7 एम्पियर और I3 भी निकाल दिया 13 एम्पियर। दोनों को ऐड करा तो मेडिकल के स्टूडेंट ने यही बोला था। बहुत अच्छे, शाबाश देनी पड़ेगी मेडिकल के स्टूडेंट्स को कि आपने 20 एम्पियर यानी कि डी ऑप्शन बता दिया था, क्योंकि सारी की सारी क्लास के 4 फिंगर ऐसे खड़ी थी। शाबाश देनी पड़ेगी बच्चे। नॉन मेडिकल के बच्चे पता नहीं क्यों इसमें कमजोर रह गए, इतना मुश्किल तो नहीं था बच्चे ये, ऐसी क्या बात होगी। चलो कोई बात। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे, बिटस्टोन ब्रिज पे वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 3। शाबाश, सारे वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, टू बैलेंस द ब्रिज इन द सर्किट द वैल्यू ऑफ आर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सभी बच्चे बताओ, आर रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? शाबाश, मेडिकल के बताने भी लग गए। ओके ओके, डाउट मेरे को सबका पता लग गया। ये इसका मतलब मेडिकल के बच्चे वाकई प्रैक्टिस तो करते हैं कर भाई, आपको तो लगन है, माननी पड़ेगी ये बात। नॉन मेडिकल के, नॉन मेडिकल का कोई बच्चा बताए? हाँ बताने लग गए बॉयज, शाबाश शाबाश, बॉयज ने बताया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बेटे मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों का सेम आंसर आया। आप सभी ने मेरे को ये बोला है कि सर इसका 8 ओम फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन कुछ बच्चों के हाथ नहीं खड़े थे, इसलिए मेरा फर्ज बनता है एज ए टीचर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। लो बेटे करते हैं, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला है 5 एम्पियर, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 12 में ओम, और ये वाला है बेटे 15 एम्पियर और ये वाला है 60 एम्पियर, और सेंट्रल रेजिस्टेंस कोई भी हो, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है वैसे इसमें। तो ये ब्रिजस्टोन ब्रिज है, कहता है इसको बैलेंस करो। बैलेंस तो हम कर देंगे, लेकिन ये दोनों रेजिस्टेंस देखो सीरीज में, व्हाइट वाले दोनों सीरीज में, तो टीचर ने व्हाइट वालों को डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब टीचर ने सिखाया था बैलेंसिंग के लिए इन दोनों के, इसकी और इसकी मल्टीप्लाइकेशन, दोनों व्हाइट वालों की मल्टीप्लाइकेशन बराबर होनी चाहिए। किसके किसके? दोनों येलो वालों की मल्टीप्लाइकेशन के बराबर होना चाहिए। तो 5 एम कॉम है, ये 5 है और ये कितना है 60 है, ये 60, दोनों येलो वालों की मल्टीप्लाइकेशन के बराबर होनी चाहिए, तभी बैलेंस होगी। 5 इंटू 60 ये बराबर होनी चाहिए। अब गौर से देखो 5 दोनों तरफ कट कर रहा है, तो R प्लस 12, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 60 हो गया, 3 को नीचे ले जाओ, R प्लस 12 इक्वल टू 20 आ गया, इसको इधर ले जाओ, R इज इक्वल टू 20 माइनस 12 यानी कि 8 ओम। ऐसे ही इस बच्चे ने निकाल के दिखाया, शाबाश देनी पड़ेगी। लेकिन बच्चे मेरा ना एक थोड़ा सा नॉन मेडिकल से मैं और बेटर एक्सपेक्टेशन करता हूँ, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि
आप में परसेंटेज वाइज कम बच्चों के हाथ खड़े थे, मेडिकल में ज्यादा खड़े थे। शाबाश। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटे, क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से सुनो। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ठीक है? चलो 18 क्वेश्चन करके दिखाओ सभी बच्चे। मैं इस हिसाब से कर रहा हूं कि एक टाइप का एक क्वेश्चन हो जाए और जो क्वेश्चन बच भी जाए तो आप कर सको। क्वेश्चन नंबर 18, कोई भी आंसर निकालो। मेडिकल के बच्चे तो बताने भी लग गए हैं भाई, ये गुड़िया सबसे पहले बताती है सेंट्रल लाइन में फर्स्ट बेंच में सेक्स वाली गुड़िया सबसे पहले बताती है भाई। बस तेरी पड़ेगी इससे तो, अगर सही आता है। और कोई बच्चा मेडिकल में है? एक बच्चे ने बता, तीन, दो बच्चों ने बता दिया मेडिकल, शाबाश, दोनों गर्ल्स। और कोई? वो बता दिया लास्ट में मेडिकल में, वो लास्ट में, शाबाश, कॉर्नर वाला बच्चा। तीनों बच्चों का, चारों का आंसर, चार गर्ल्स ने बता दिया मेडिकल में, चारों का आंसर सेम है। आई गॉट इट। नॉन मेडिकल में कोई बच्चा आंसर बताए? नॉन मेडिकल में गॉट इट, चार बॉयज ने बताया, चारों का आंसर सेम है, बिल्कुल सही। दो गर्ल्स ने भी बताया, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर इस बार परसेंटेज नॉन मेडिकल की ज्यादा बैठे, और सभी बच्चों ने मेरे को थर्ड ऑप्शन बताया, 3 फिंगर्स खड़ी करके। अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि आपका सही है कि नहीं। अगर ये सही हुआ आंसर तो नॉन मेडिकल की परफॉर्मेंस लिटिल बेटर कही जाएगी, क्योंकि इस बार आपका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ से 7 एम्पियर है और यहाँ से 3 एम्पियर है आउट गोइंग, और ये जंक्शन हो गया J1, और यहाँ से आगे जाके 1 एम्पियर आ गया, और इसको जंक्शन J2 कह रहे हैं, और ये I1 है, और यहाँ पर एक J3 जंक्शन आ गया, उसमें यहाँ कह रहा है 2 एम्पियर इनकमिंग, आउट गोइंग 2 एम्पियर कह रहा है, और ये वाला I2 है, कह रहा है I2, और एक जंक्शन यहाँ पर आ गया, यहाँ I3 है, और यहाँ से 4 एम्पियर आउट गोइंग। ऐसे ऐसे दे रखा है। अब हमसे काफी सारे करंट पूछे हुए हैं, I1, I2, I3, 3 करंट पूछे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले जंक्शन नंबर J1 को सॉल्व करते हैं। करें शुरू। और से देखो, इनकमिंग कितना है 7, आउटगोइंग कितना है 3, तो इसका मतलब है आउटगोइंग कम है, एक आउटगोइंग और चाहिए यहाँ पर। गॉट इट। तो पेपर में आपको लिखना चाहिए कि सर इसको आई डैश कह दो आप। मैंने कहा ठीक है। तो आप बोलोगे सर अरे पेपर में ऐसे सॉल्व करना है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप बोलोगे एट जंक्शन J1, पेपर में ऐसे सॉल्व करना है भाई। अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ पूरा लिखना है, अपने एप्लीकेशन नहीं लिखनी। तो 7 इनकमिंग है, आउट गोइंग है 3 प्लस आई डैश, तो यहां लिखना होगा ब्रैकेट बनाकर सम ऑफ आउट गोइंग करंट, और यहां लिखना होगा ब्रैकेट बनाकर पेपर में फाइनल एग्जाम CBSE बोर्ड सम ऑफ इनकमिंग करंट, ऐसे लिखना होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। तो 3 को इधर ले जाओ, 7 माइनस 3 आई डैश आ गया आपका 4 एम्पियर, लेकिन आई डैश तो हमसे पूछा नहीं। अब यहां आ जाओ जंक्शन J2 जंक्शन को हम ग्रीन कलर से सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे एट जंक्शन J2, कौन सा, ये भी इनकमिंग, ये भी इनकमिंग, ये आउटगोइंग है I1, तो आप बोलोगे सर इनकमिंग हो गया I डैश 1 एम्पियर और आउट गोइंग है आपका I1, सम ऑफ इनकमिंग करंट सम ऑफ आउट करंट। तो I डैश तो आप पहले ही निकाल चुके हो सर,
तो 4 को आप यहाँ पुट करोगे तो आप कहोगे सर आपका I1 आ गया नेचुरली 5 एम्पियर। गुड जॉब, पहला आंसर आ गया 5 एम्पियर। ये 5 एम्पियर हमने ले लिया। फिर आप कहोगे सर अगले जंक्शन पे आ जाओ J3 पे। J3 जंक्शन को हम व्हाइट कलर से सॉल्व करते हैं। आप कहोगे सर इस जंक्शन J3 में I1 भी इनकमिंग है, 2 एम्पियर भी इनकमिंग है, बाकी दोनों ये दोनों आउटगोइंग है। तो आप कहोगे सर एट J3 I1 प्लस 2 एम्पियर इज इक्वल टू ये आउटगोइंग 2 प्लस I2। तो आप कहोगे I1 को यहां पुट कर दो। सर 5 प्लस 2 7 हो गया, 2 2 कट गया तो 5 ही रह गया I2। तो आप कहोगे I2 5 एम्पियर आ गया सर, 5 ले लिया इसको। फिर आप कहोगे सर जंक्शन J3 पे आ जाओ आप, J3 पे, और जंक्शन J3 को हम पिंक कलर से सॉल्व करते हैं। आप कहोगे एट J3 नहीं है, J4 है सर, J4 जंक्शन एट J4 पे कौन कौन से इनकमिंग है? आप कहोगे सर इनकमिंग तो एक ही है I2, और आउटगोइंग कौन से? I3 है और 4 है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जंक्शन J3 के I2 आपका इनकमिंग है, ठीक है, आउटगोइंग आपका 4 प्लस I3 है। तो आप कहोगे I2 को यहां पुट कर दो सर, 5 4 प्लस I3, तो इसको इधर ले जाओ तो I3 भी आपका आ जाएगा। इस तरह से सभी बच्चों ने इसका सही आंसर बताया। आप सभी ने इसकी 3 फिंगर खड़ी करके सी ऑप्शन बताया था और टीचर इसको एंडोर्स करता है। शाबाश देनी पड़ेगी सभी बच्चों। गॉट इट। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19, चलो मेडिकल नॉन मेडिकल में कंपटीशन है। 19 क्वेश्चन का क्या आंसर आता है बताओ। नाइनटीन क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर? हाँ जी, ओ वाह, नॉन मेडिकल ने पहले जवाब दे दिया इस बार, मानना पड़ेगा भाई, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरे को पता लग गया, तीनों बच्चों चारों बच्चों का आंसर पता लग गया। गुड। मेडिकल में नहीं दे पाया कोई अभी तक। अब अगर नॉन मेडिकल का सही हो गया तो श्योर शॉट विनर हो गया आप इस क्वेश्चन। अभी मैंने आपका आंसर डिस्क्लोज नहीं करा नॉन मेडिकल वालों का, लेकिन मेरे को खुद को पता लग गया कि आपका कौन सा आंसर। शाबाश। तो आप इसमें मेडिकल के बच्चे दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? हाँ, वो 2-3 बच्चों ने दिया तो है, सेम आंसर दे रहे हो आप भी नॉन मेडिकल वालों। गुड। तो देख रहे हैं, आप इसको हम करते हैं। इस क्वेश्चन में कम बच्चों ने हाथ खड़ा करा है, इसका मतलब इसमें सीखने की गुंजाइश ज्यादा है। सभी बच्चे देखें क्वेश्चन नंबर 19। बेटे मैं इसका फिगर ड्रा कर रहा हूं। इस फिगर में एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ है, एक रजिस्टर यहाँ।
और ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं और वहां से एक रजिस्टर और भी है, ठीक है। और इन रजिस्टर्स की वैल्यू हमें क्लियर कट दे रही है, वो बता रहा है हमें 10 एम्पियर, 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, ऐसे बता रहा है। 10 ओम, सॉरी 10 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ऐसे बताया उसने, ठीक है। और यहाँ पर उसने कुछ वोल्टेजेस दे रखी, इस वोल्टेज को 40 वोल्ट और इसको बोला 35 वोल्ट, इसको बोला 15 वोल्ट, 15 वोल्ट। याद रहे ए पॉइंट के ऊपर कोई वोल्टेज नहीं दे रखी और ऊपर वाले पॉइंट पे भी कोई वोल्टेज नहीं दे रखी। इस सर्किट में यहाँ पर करंट उसने आई दिखाया हुआ, आई, और आई हमसे पूछा, ओके। इस करंट को इनकमिंग दिखाया, इसको इनकमिंग दिखाया, इसको इनकमिंग दिखाया और आई है आउटगोइंग। अब सभी बच्चे ध्यान से देखो बेटे, शॉर्ट है कि जिस करंट को टीचर ग्रीन कलर से लिख रहा है, I1, I2 और I3, ये तीनों इनकमिंग करंट है। I3 किधर को? अच्छा, I3 आउटगोइंग है सर, I3 आउटगोइंग। तो यहां पर जंक्शन जे के ऊपर, जंक्शन ए के ऊपर हमें पक्का पता है, जंक्शन ए के ऊपर इनकमिंग करंट कौन सा? I1 और I2, I1 और I2 का टोटल शुड बी इक्वल टू I3 एंड I। किरचॉफ करंट लॉ लगा दी। अब अगर हम इनमें से तीन करंट की वैल्यू रख दे आपस में तो बात बन जाएगी, लेकिन कैसे रखेंगे, कैसे रखेंगे इस करंट की वैल्यू को बेटे? एनीबॉडी? बच्चा बोलेगा सर आप इस वोल्टेज को ना VA बोल दो, मैंने कहा ओके VA। बच्चा बोलेगा इधर वाली वोल्टेज 35 वोल्ट है, मैंने कहा ओके बेटे, VA भी बोल दिया और 35 वोल्ट भी बोल दिया, राइट। तो बच्चा बोलेगा सर 35 माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ए और टिक वाले पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप, ओम्स लॉ। यहां से मेरे को बच्चा बोलेगा सर आपकी एक इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन को आप लिख दो 35 माइनस VA इज इक्वल टू 10I2, ठीक है। कोई और इक्वेशन आ सकती है ऐसे? कोई और इक्वेशन आ सकती है? आप कहोगे सर क्यों नहीं आ सकती? आप बोलोगे 15, ये बड़ा 15 और VA, आप बोलोगे ये वोल्टेज डिफरेंस हो गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस 10I3, आप ऐसे लिख दोगे। फिर मैं बोलूं कोई और इक्वेशन आ सकती है? हाँ जी आ सकती है सर। कौन सी? सर ये देखो 40, अच्छा ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा, आउटगोइंग है ना, ये पोटेंशियल हायर करना पड़ेगा, VA माइनस 15 लिखना पड़ेगा, VA माइनस 15 इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी, ये इनकमिंग है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये भी आ गया बेटे। अब तीन इक्वेशनें आ गई हैं, तीन इक्वेशनें बेटे, तीन इक्वेशनें करने के बाद वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल दो, एक, दो, तीन, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो आपस में इनको म्यूचुअली और यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये पुश दे दिया,
जब आप इसको सॉल्व करोगे आपस में तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि वीए की वोल्टेज जो है दैट विल कम आउट 25 वोल्ट। इसकी वोल्टेज सॉल्व करके 25 आएगी। सॉल्व करने के बाद बस आप लगा दो। ओके, ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है जो वो करना है टेंशन। आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट करना है, लास्ट कुछ टाइम तो है ही है ना अभी। क्वेश्चन का कर भी लिया। ओके, 7 क्वेश्चन का मेरे को पता लग गया नॉन मेडिकल का आंसर, मेडिकल का पता लग गया, लेकिन मेरे को ये करना पड़ेगा आपके लिए। देखो बेटो, सारे सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के सारे रेजिस्टेंस तो शॉर्ट है कि ये बैलेंस तो है ही है, क्योंकि 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 100। बैलेंस हो गया ब्रिज। बैलेंस है तो सेंटर वाले को निकाल के फेंक दो, तो आपका सर्किट ये बन गया 10 ओम 10 ओम और नीचे वाला सर्किट 10 ओम एंड 10 ओम। तो इसका मतलब ऊपर से 20 हो गया और नीचे से 20 हो गया, आपस में पैरेलल हो गए। तो आपको बताइए ए और बी पॉइंट में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस करते हैं। फिर तो आप लोगों ने इसका ए ऑप्शन ही बोला था, बहुत अच्छा। ये भी आपका सही हो गया बेटे, ठीक है। ऐसे मैं देखा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, तो मैं एक चीज करता हूं बेटे टाइम को यूटिलाइज करने के लिए। मैंने देखा क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर पा रहे हो, मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ करवा देता हूं। उसको प्रूफ करा देंगे तो आपके 3 मार्क्स थ्योरी के पक्के हो जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के। लिखो, और इतने में हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा टाइम के हिसाब से। कोई बच्चा मेरे को एक बार, टाइम है ना हमारे पास बेटे, कितना टाइम है, हो गया क्या? अच्छा चलो, फिर मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। सभी बच्चों ने ऑनेस्टली एक काम करके आना है घर से। आपने किरचॉफ लॉ का सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस का प्रूफ करके आना है, प्रूफ, और वो भी किरचॉफ लॉ के साथ। लिख लो होमवर्क प्रूफ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज विद किरचॉफ लॉ में। जो बच्चा इसको मेरा कहना मानेगा और घर से करके आएगा, मैं उनको प्रॉमिस करता हूं कि फाइनल एग्जाम में जरूर फायदा होगा, चाहे न्यूमेरिकल के रूप में या ये प्रूफ डायरेक्ट भी आ सकता है।